नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। महज 1 मिनट से भी कम समय में 1600 किलोमीटर दूर बैठे मुसाद के एजेंट्स ने 15 गोलियां फायर की और ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया जाता है। ये मुसाद की अब तक की हिस्ट्री का सबसे पहला हाई टेक ऑपरेशन था। दोस्तों, कैसे आखिर मुसाद ने बुलेट प्रूफ कवर होने के बावजूद, बुलेट प्रूफ कार होने के बाद, 4 से 7 सिक्योरिटी हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल्स होने के बाद, ऑफिसर्स होने के बाद भी, 15 से 20 बॉडीगार्ड होने के बाद भी, 5 कार्स के कवर होने के बावजूद ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़कीरज़ादे को मार दिया। ये अपने आप में सुनने में ऐसी कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अचंबा होता है इसे सुन के, और ये यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन असल में ऐसा एक ऑपरेशन किया गया मोसाद के द्वारा 2020 में। क्या थी ये पूरी कहानी, आज आपको बताने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़िए, वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी को। तो मोहसिन फ़कीरज़ादे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा चेहरा, यानी कि आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उसे कहा जाता था। शुरुआत में पीएचडी की न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसके बाद में रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड्स ईरान की एक फ़ोर्स है उसे ज्वाइन किया, बाद में उसका जनरल भी बना, प्रमोट हुआ वहाँ तक। और ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट था उसको भी काफ़ी समय तक लीड किया मोहसिन फ़कीरज़ादे ने। यहाँ तक कि बताया जाता है कि ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड काम होता था या फिर ड्रोन से रिलेटेड काम होता था, ड्रोन्स को बनाना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, इन सभी का काम जो था वो फ़कीरज़ादे के ही देख रेख में किया जाता था। वो उसको पूरा हेड करता था यहाँ पे। ये भी बताया जाता है यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया भी जाना हुआ। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहाँ पे, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ का जो शासक है किम जोंग उन, वो बहुत ही ज़्यादा सनकी है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के हालात हैं तो उसका वही पूरा जिम्मेदार है। तो वहाँ भी जाना हुआ मोहसिन फ़कीरज़ादे का। क्यों गया था? जिससे कि मिसाइल डेवलपमेंट को सीख सके। तो वहाँ पे भी जाना होता है इस शख्स का। जितना भी काम ज़िंदगी भर मोहसिन फ़कीरज़ादे का रहा वो हाईली सीक्रेटिव था। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि उसके परिवार को, उसके बच्चों तक को, जो आज बड़े हो चुके हैं, उन तक को ये नहीं पता है आज तक कि उनके जो पिता थे वो करते क्या थे। बहुत ही सीक्रेटिव काम रहता था। लेकिन इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद को एक एक मूवमेंट की फ़कीरज़ादे के हमेशा से खबर रही। उन्होंने उस पे कभी भी अपना ट्रैक नहीं छोड़ा, कभी भी उस पे से अपनी नज़र नहीं हटाई। फ़कीरज़ादे के बारे में बताते हैं कि ईरान की जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, उसको भी हेड करता था, जिसे एसपीएनडी के नाम से जाना जाता है। ये भी बताया जाता है कि इज़राइल को और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये पता था और उन्हें लगता था कि ईरान ने अभी भी अपना जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन करने का, न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन करने का, उसे बंद नहीं किया है। 1989 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसको प्रोजेक्ट अमद का नाम दिया गया था ईरान के अंदर। और इस प्रोजेक्ट अमद को बाद में बताया गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल, कि ये 1989 के बाद 2003 में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में 2018 में इज़राइल के पीएम नेतन्याहू ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से पता है कि मोहसिन फ़कीरज़ादे जो है वो अभी भी सीक्रेटली प्रोजेक्ट अमद को, यानी कि ईरान के लिए एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के एक प्रोग्राम को, मिशन को अभी भी लीड कर रहा है और इस पर लगातार काम कर रहा है। यही वो टाइम था जहां से 2018 के बाद मोहसिन फ़कीरज़ादे इज़राइल की मोसाद के लिस्ट में था, उसके टारगेट पर था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए देंगे। आपका आईएएस का जो ड्रीम है, जो आपका यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने का सपना है, इस सपने के आपको नज़दीक ले जाते हुए बिगेस्ट ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जहां आप 1 करोड़ की स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स जीत सकते हैं। तारीख याद रखिएगा, 7 दिसंबर सुबह के 10 बजे से यह टेस्ट जो है आपके लिए अवेलेबल होगा। और इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, आपके लक्ष्य यूपीएससी को हासिल करने के लिए ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में अवेलेबल है, और बिहार के पटना में भी अब आपका सेंटर नया अवेलेबल हो चुका है। और इन सभी सेंटर्स पर आपके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 27 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ में, जो है 79,999 रुपीज में। और नोट कर लीजिए तारीख 20 दिसंबर। 20 दिसंबर वो तारीख है जब से ये बैचेस जो है
वो आपके लिए शुरू होने वाले हैं इन सभी सेंटर्स पर। जल्दी ही आपको इन नए बैचेस में एनरोल कर लेना चाहिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक करिए, अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करिए, आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और इसी के साथ आप डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर। दोस्तों, अनअकैडमी IAS के साथ आपको काफी सारे एडवांटेजेस इन बैचेस में मिल जाते हैं। आपको डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग की क्लासेस मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ मिल जाता है, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो आपको प्री और मेंस के लिए मिल जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है GS का, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ में होते हैं और 1-to-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। तो अब बिना किसी देरी के एनरोल करिए, अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। तो अब टारगेट पर फ़कीरज़ादे आ चुका था, लेकिन ये पहला साइंटिस्ट नहीं था जिसे इजराइल की मोसाद ने टारगेट किया हो। 2004 से ये बताया जाता है कि मोसाद ने लगातार ईरान को रोकने के लिए, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सशक्त ना कर पाए, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों को एलिमिनेट किया, काफ़ी सारे वहाँ के साइंटिस्ट को सैबोटाज किया, या तो अपनी तरफ मिला लिया, उन्हें पैसे देकर या उन्हें कोई लालच देकर, कोई हनी ट्रैप करके, या फिर इसके अलावा कई बार ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे साइबर अटैक भी किया गया, वहाँ पे हैकिंग भी की गई। तो हर जो भरसक प्रयास थे वो इजराइल ने किए ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से, उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने से। कई बार ऐसे साइंटिस्ट को भी टारगेट किया गया जो कि इर्द गिर्द उससे रिलेटेड होते थे, ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के, न्यूक्लियर वेपन बनाने के। इसमें काफ़ी सारे असैसिनेशंस भी किए गए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट की हत्या भी की गई। पहली बार एक साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उसे साल 2007 में जहर देकर मार दिया गया था मोसाद के द्वारा। उसके बाद 2010 में, महज 3 साल के बाद, एक और दूसरा केस ऐसा सामने आया जब एक और साइंटिस्ट था जिसकी कार के पास में एक मोटरसाइकिल से आते हुए एक मोसाद के एजेंट ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था। चलती हुई कार पे बॉम्ब प्लांट किया, लेकिन इसके बाद में ये जो एजेंट था, एक ईरानियन सस्पेक्ट था, उसे पकड़ा गया ईरान के द्वारा और बाद में उसे एग्जीक्यूट भी किया गया, उसे सज़ा भी दी गई। उसने कन्फेस भी कर लिया था कि वो मोसाद के लिए काम कर रहा था, इसराइल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब ये जो फेल अटैम्प्ट हुआ मोसाद का, कि क्योंकि मोसाद की हमेशा से एक चीज़ रहती है कि उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक मानना है कि अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे, हमारा कोई भी एजेंट है, तो हम उसे वहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम अगर वहाँ पे उससे कोई ऑपरेशन करा रहे हैं अपने एजेंट से, तो उसको वहाँ से निकालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अब जब यहाँ पे एक ईरानियन सस्पेक्ट जो जिसे पकड़ा ईरान ने, जो कि इस ऑपरेशन में पूरे बॉम्ब प्लांट करने में वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था, उसे जब पकड़ लिया गया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, सज़ा दे दी गई, तो ये फेल अटैम्प्ट हुआ मोसाद का। तो इसके बाद मोसाद ने कुछ सिंपलर मेथड्स जो थे उन्हें अपनाना शुरू किया, जो सिंपल असैसिनेशन के मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होता था कि 2010 से 2012 तक ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे गए जहाँ पे मोसाद के एजेंट्स जो थे वो मोटरसाइकिल पर आते थे, किसी साइंटिस्ट की गाड़ी के पास में या तो आके विंडो से उसके ऊपर शूट करते थे, या फिर बॉम्ब लगाकर वहाँ से चले जाते थे, और इसके बाद वो कार एक्सप्लोड होती थी, बॉम्ब फटता था और वो साइंटिस्ट जो था वो मारा जाता था। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद एक और इजराइल ने काफ़ी बड़ा एक असैसिनेशन किया था ईरान के अंदर। ये था ईरान के जनरल का, एक ऐसा जनरल जो कि रिस्पॉन्सिबल था मिसाइल डेवलपमेंट के लिए। उस जनरल के साथ में 16 और उसके साथ के जो काम करने वाले टीम मेंबर्स थे, उनको भी मोसाद ने मार गिराया था यहाँ पे। ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं, लेकिन 2007 के बाद जो साइंटिस्ट को अगर देखा जाए तो ऐसे 5 साइंटिस्ट थे जो कि फ़कीरज़ादा के साथ में ही काम करते थे, डायरेक्टली उसे रिपोर्ट करते थे, और उन्हें भी यहाँ पे मोसाद ने मार दिया था। फ़कीरज़ादा पर इस समय तक कोई अटैम्प्ट किलिंग का नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर टारगेट नहीं था मोसाद का। मोसाद की नज़र में वो हमेशा से था, और 2009 में बताया जाता है कि एक बार फ़कीरज़ादे के ऊपर पहले भी ये अटैम्प्ट किया गया था, असैसिनेशन का अटैम्प्ट। एक पूरी टीम थी जो कि तेहरान में फ़कीरज़ादे को मारने के लिए जाने वाली थी, पहुंचने वाली थी, लेकिन इस प्लान को लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया जाता है इजराइल के द्वारा, मोसाद के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ईरान ने एक ट्रैप बिछा के रखा है पहले से ही। यानी कि ईरान को भी ये पता चल गया है कि मोसाद कुछ ऐसा करने वाला है फ़कीरज़ादे के ऊपर, और इस वजह से इस प्लान को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब ये जो मोसाद था, इस बार कोई गलती करना नहीं चाहता था। एक बार वो फेल हो चुके थे फ़कीरज़ादे को असैसिनेट करने के लिए, उसको किल करने के लिए, लेकिन इस बार वो कोई गलती करना नहीं चाहते थे। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए जहाँ पे हमारा कोई भी एजेंट ईरान के अंदर मौजूद ही ना हो, और मौजूदगी उसकी ना होते हुए भी फ़कीरज़ादे को मार गिराया जाए। यहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ जब ये कुछ नया सोचने वाले थे। जो मोसाद था इस बार कुछ नया सोच रहा था, और यहीं से इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो फ़कीरज़ादा के असैसिनेशन की जो प्रिपरेशन थी, जो तैयारियां थी, वो सिर्फ धरातल पर नहीं, यानी कि जो एजेंट्स हैं जो काम करेंगे, ऑपरेट करेंगे
उन तक नहीं, अपर लेवल पर भी शुरू हो चुकी थी। ये शुरुआत हुई थी लेट 2019 यानी कि 2019 के आखिरी कुछ महीनों में और अर्ली 2020 के कुछ ऐसी मीटिंग्स की गई जिसमें इसराइल के काफ़ी सारे बड़े ऑफिसर्स की टीम बनाई गई। उन्हें लीड कर रहे थे मोसाद के उस समय के डायरेक्टर योसी कोहेन और अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ में, यानी अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स जो थे उनके साथ में, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम इसमें सामने आता है कि ट्रंप भी उसमें शामिल थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो भी शामिल थे और सीआईए जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसके डायरेक्टर हैस्पेल भी इसमें शामिल थे इन मीटिंग्स में। ये सारी मीटिंग्स की गई इसराइल की और अमेरिका की। और इसके बाद में यहाँ से ये दोनों ही जो देश थे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इनकरेज थे ये इस टास्क को करने के लिए कि फ़कीरज़ादे को हम मार देंगे, उसके बाद भी कुछ होगा नहीं क्योंकि ईरान कुछ करने वाला नहीं है। ये इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इसलिए थे क्योंकि 2020 जनवरी में ही कासिम सुलेमानी को, एक मिलिट्री कमांडर ईरान का हुआ करता था, उसको यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। और उसके बाद भी ईरान का कोई उस पर बड़ा रिस्पॉन्स उसने लिया नहीं था, कोई उस पर बहुत ही माइल्ड रिस्पॉन्स यहाँ से ईरान का सामने आया था दुनिया के सामने। तो ये जो दोनों देश थे इसराइल और यूएस, बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे कि हम फ़कीरज़ादे को भी यहाँ पे असैसिनेट करेंगे और ईरान कुछ भी नहीं करेगा। बाद में ऐसा खैर हुआ भी, जो बाद में देखा भी गया। तो ये जो मीटिंग्स थी यहाँ से शुरू हो चुकी थी। लेट फरवरी में बताया जाता है, लेट फरवरी 2020 में, 2020 में, जो मोसाद के डायरेक्टर थे योसी कोहेन, उन्होंने अमेरिकन्स को एक लिस्ट दिखाई कई सारे पॉसिबल ऑपरेशंस की, ऐसे ऑपरेशन जो जिसमें नाम शामिल था फ़कीरज़ादे का भी, यानी उसको भी किल करने का एक नाम उसका शामिल था। और फ़कीरज़ादे ये सभी जानते थे कि 2007 से ही इसराइल की टॉप लिस्ट में है, मोसाद की हिट लिस्ट में वो है शामिल। अभी तक मौका नहीं मिला है उसको मारने का। जब ये लिस्ट देखी गई, जब इन ऑपरेशंस को देखा गया, तो इसके बाद बताया जाता है कि अमेरिकन ऑफिसर्स जो कि वॉशिंगटन में बैठे हुए थे, उनके सामने ये जो लिस्ट थी वो इस पर पूरी तरह से हामी भर चुके थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो प्लान है असैसिनेशन का फ़कीरज़ादे को, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद 2018 की एक इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी भी एक जिक्र आता है उनके स्टेटमेंट का, जब उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिवील किया जिसे मोसाद के द्वारा ईरान की जो न्यूक्लियर आर्काइव्स हैं वहाँ से चुराया गया था। और उसमें ये बताया गया कि हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये इसराइल के पीएम ने कहा था कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीक्रेटली काम कर रहा है और फ़कीरज़ादे, मोहसिन फ़कीरज़ादे जो है, इस नाम को याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट बाद में न्यूज़ में भी निकला था कि रिमेंबर दैट नेम फ़कीरज़ादे, ये उनकी एक लाइन थी जो पीएम ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ये इस पे काम कर रहा है, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए, ये सीक्रेटली यहाँ पे काम लगातार कर रहा है। इसी के बाद ये डिसाइड हो चुका था कि फ़कीरज़ादे को असैसिनेट करना है। अब फ़कीरज़ादे का असैसिनेशन जो था वो सिर्फ इसकी खबरें इसराइल में या यूएस में नहीं थी, ईरान को भी ये पता चल चुका था कि हमारे टॉप साइंटिस्ट को ये लोग टारगेट करने वाले हैं और मोसाद जैसी एजेंसी कभी भी इसकी किलिंग कर सकती है, कभी भी उसे असैसिनेट कर सकती है। तो ये जानते हुए ईरान के ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी जो थी फ़कीरज़ादे की उसको बहुत टाइट कर दिया। बहुत ही ज़्यादा सुपर सिक्योरिटी कही जाती है ईरान की जो फ़कीरज़ादे को मिली हुई थी। उसके जो गार्ड्स थे फ़कीरज़ादे के, वो एलीट अंसार यूनिट से आते थे, हाईली ट्रेंड थे, हाईली आर्म्ड थे, वेल ट्रेंड गार्ड्स थे। इसके साथ में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का हमेशा यूज़ करते थे। उनकी कम्युनिकेशन को हैक करना या उसके अंदर अपनी जासूसी करना ये मुमकिन नहीं था। ये चीज़ें थी। इसके अलावा एक कॉन्वॉय चलता था हमेशा फ़कीरज़ादे के साथ में, जिसमें 4 से 7 ऐसी गाड़ियाँ होती थीं जो कि पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो थीं, आम गाड़ियाँ थीं, उसमें गार्ड्स बैठे रहते थे। करीबन 14 से 15 गार्ड उसमें रहते थे। तो ऐसी गाड़ियाँ चलती थीं उसके साथ में, और हर बार उन टाइमिंग्स को, उसके रूट्स की चेंज किया जाता था। उसके जो रूट थे आने जाने के फ़कीरज़ादे के, उनको बदला जाता था। यहाँ तक कि जो उसकी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ थीं, उन्हें भी कई बार बदला जाता था। उसकी लोकेशन, जैसे अगर वो एक गाड़ी में जा रहा है तो आधे रास्ते से उसे दूसरी गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता था। तो इतना कड़ा पहरा उसका रखने लगी थी ईरान, अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेव करके रखने लगी थी। ईरान की जो इंटेलिजेंस थी उसने फ़कीरज़ादे को उसके पॉसिबल असैसिनेशन के लिए कि आपकी जान को खतरा है, उसे कई बार एक तरह से आगाह किया। ईरान की इंटेलिजेंस ने फ़कीरज़ादे से कहा कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी ये जो आपके ऊपर जितना खतरा मंडरा रहा है उसको। लेकिन फ़कीरज़ादे ने, क्योंकि उसे पता था कि पिछले 14 साल हो गए अब तो, जब से मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हूँ ईरान के, और तभी से मेरी जान को खतरा है इसराइल के द्वारा, यूएस के द्वारा, तो मुझे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो खतरा है ये जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। उस तरह का उसका एक एटीट्यूड हो गया था फ़कीरज़ादे का। तो उसने ईरान की जो इंटेलिजेंस की बात थी कि आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, आपकी जो विज़िट्स हैं, क्योंकि फ़कीरज़ादे के बारे में बताते हैं
कि बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीना उसे पसंद था। मतलब वो एक इस तरह का शख्स था जो कि ईरान के इतने बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े रहने के बावजूद अपनी नॉर्मल लाइफ को कभी छोड़ नहीं पाया। उसे पर्शियन पोइट्रीज पढ़ना पसंद था, उसे अपनी फैमिली के साथ बीचेस पर जाना पसंद था। हर अगले वीक पर, हर अगले सप्ताह वो अपनी फैमिली को लेकर बीच पर जाता था, वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करता था, शहर के बाहर ड्राइव पर निकल जाता था। तो ये सारी उसकी कुछ हैबिट्स थीं जिसको उसने इग्नोर किया अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पे, और अपनी सिक्योरिटी को खुद ही ताक पर रख दिया था एक तरह से, ईरान के कहने के बावजूद, अंसार यूनिट के कहने के बावजूद। ये सारी जो चीज़ें थी, यहाँ तक ये भी देखा गया कई बार कि जो उसकी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रहती थी, कहा गया था ईरान के ऑफिसर्स के द्वारा कि आप इसी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी खुद की कार लेकर यहाँ पे निकल जाता था। अपने बॉडीगार्ड जो थे, जो उसको हमेशा अपने साथ रखने चाहिए थे, उनके बिना भी कई बार निकल जाता था। और यही मोहसिन फ़कीरज़ादे की सबसे बड़ी गलती भी होने वाली थी। तो फ़कीरज़ादे जितना यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को इग्नोर कर रहा था, उतना ही इज़राइल और मोसाद अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। आप ये देखिए कि फ़कीरज़ादे के कॉन्वॉय पर, जो उसका आर्म कॉन्वॉय था, उसे देखते हुए यहाँ पे किसी बाइकर को भेज के उसके ऊपर शूट कराना या बॉम्ब प्लांट करना उसकी गाड़ी के पास, ये पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा कोई ऐसा बॉम्ब प्लांट अगर किया जाता लोगों के द्वारा कि एक जगह पर ये जो पूरा कॉन्वॉय चलता है फ़कीरज़ादे के साथ, वो एक जगह रुके, बॉम्ब जब विस्फोट होगा उसके बाद, और बाद में जाके कुछ लोग जाएं दूसरी गाड़ी से और वो जाके शूट करें फ़कीरज़ादे को। यहाँ पे ये प्लान भी सामने आया मोसाद के द्वारा, लेकिन इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लडशेड भी हो सकता था, उसके खुद के एजेंट्स मारे जा सकते थे, पकड़े जा सकते थे, उनका बाद में इंटेरोगेशन करके उन्हें टॉर्चर किया जा सकता था। इस प्लान को भी ड्रॉप किया गया। इसी बीच में एक आइडिया आया मोसाद के एक ऑफिसर के दिमाग में। उन्होंने सोचा कि एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन का यहाँ पे क्यों ना यूज़ किया जाए। एक ऐसी मशीन गन जो कि रिमोट कंट्रोल हो, जिसको हम ईरान के हज़ारों किलोमीटर दूर बाहर बैठकर भी ऑपरेट कर पाएँ और सैटेलाइट की मदद से इसे ऑपरेट किया जाए। तो यहाँ से ये जो आइडिया था, ये जनरेट हुआ, और इसी के साथ इज़राइल ने एक स्पेशल बेल्जियम मेड FNMAG मशीन गन को यहाँ पे यूज़ करने का डिसाइड किया। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि एक ऐसी मशीन गन को यूज़ करेंगे और उसको एक रोबोटिक सिस्टम के ऊपर अटैच किया जाएगा। एक ऐसा एडवांस रोबोटिक सिस्टम जिसमें एक मशीन गन, जिसको आप हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठकर AI की मदद से ऑपरेट कर सकें। आप उसका जो एमिंग है, आपको जहाँ पे भी निशाना लगाना है, आप उसको कैमरास की मदद से सेट कर सकें, जिससे कि आपको वहाँ पे मौजूद रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। पहली बार इज़राइल ऐसा करने वाला था, मोसाद ऐसा करने वाला था, एक हाई टेक ऑपरेशन ये होने वाला था। तो यहाँ पे ये जो मशीन गन थी, इसके साथ में कुछ जो मुश्किलें थीं, वो भी मोसाद को फेस करनी पड़ी। देखिए क्या था, मशीन गन, उसके बाद वो रोबोट जिसका यूज़ किया जाएगा, और बाकी एसेसरीज़, इन सब का वज़न कुल मिलाकर पूरा 1 टन के बराबर था। इतने भारी भरकम इक्विपमेंट्स को ले जाके विस्फोट करना या ले जाके ऑपरेट करना, ये मुश्किल था। यहाँ पे इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट लगता, साथ ही साथ में कोई ऑपरेटर अगर ईरान में इज़राइल का मौजूद होता, कोई ऐसा एजेंट मौजूद होता जो कि इतने बड़े हैवी लोड को, वेट को कैरी करके वहाँ तक ले जाए और उसके बाद में वहाँ पे जाके असेंबल करे। तो ये सारी कई मुश्किलें थी। इसकी वजह से क्या किया गया कि इन सारी मशीन गन को, रोबोट को और पूरे एसेसरीज़ को तोड़ा गया, उन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग उन्हें डिवाइड करके स्मगल किया गया टाइम टू टाइम, अलग अलग रूट से, इज़राइल से ईरान तक। पहले उन्हें तोड़कर इज़राइल से ईरान तक पहुंचाया गया। समय अलग होता था, रूट्स अलग होते थे, हर बार इस तरह से रूट को यूज़ किया गया जिससे कि पकड़े ना जाए। और जब ये यहाँ पे पहुँच गए तो फिर सीक्रेटली एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे जाके इन सबको दोबारा से रीअसेंबल कर दिया। ये सब इज़राइल के वो ऑपरेटिव्स कर रहे थे, मोसाद के वो एजेंट्स कर रहे थे जो कि ईरान में काम कर चुके थे और वो चप्पे चप्पे से वहाँ के वाकिफ़ थे। ये यहाँ से इस तरह से जाके इन पार्ट्स को स्मगल करते थे, उसके बाद में वहाँ पे जाके उन्हें एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रीअसेंबल करना इन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे रीअसेंबलिंग चलती रही, ये सामान आता रहा, और फाइनली वो जो मशीन गन थी, एक रोबोट की तरह जो यूज़ होने वाली थी, AI के साथ उसको यूज़ करना था। लेकिन AI का आप देखिए कि कहाँ पे ज़िक्र आता है। AI अभी तक ये लोग इस पे यूज़ नहीं करने वाले थे। इसमें एक और मुश्किल आई। क्या हुआ कि ये जो मशीन गन थी, इसे इन लोगों ने एक ज़ैम-यार्ड पिकअप ट्रक होता है ईरान के अंदर, बहुत ही कॉमनली देखा जाता है एक ऐसा पिकअप ट्रक। जैसे अगर आप भारत के अंदर देखें तो कई सारे लोडिंग ऑटोज़ चलते हैं, जिसमें सामान रख के, छोटे लोडिंग ऑटोज़ जिनमें सामान रख के इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ऐसा वहाँ पे ईरान के अंदर ज़ैम-यार्ड पिकअप ट्रक चलता है। काफ़ी बार उसको देखा जाता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है ईरान के अंदर वो।
इसको यहाँ पे यूज़ किया। इस पिकअप ट्रक का जो नीचे बेड था, यानी कि जो पीछे सामान रखने की जगह थी, वहाँ पर उस पूरी रोबोटिक एडवांस जो एक बेस होता था मशीन गन का, उसे वहाँ पे स्टेबल किया गया, वहाँ पे उसे रखा गया। उसके ऊपर एक मशीन गन बाद में लगाई गई और इसे ढांक के रखा गया था अलग अलग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल से, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति की कहीं बाहर से इस पर नज़र ना पड़े। उन्हें लगे कि ये सिंपल एक लोडिंग ट्रक है जिसके ऊपर सामान लाद के ले जाया जा रहा है। तो ये एक माउंट किया गया यहाँ पे मशीन गन को। इसके साथ में इस पे कैमरास लगाए गए। मशीन गन के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जहाँ से पूरा टारगेट का भी व्यू आए, फ़कीरज़ादे की कार का ही व्यू आए, और उसके साथ ही साथ में पीछे जो उसका पूरा कॉन्वॉय चल रहा है, जो उसका काफिला है सिक्योरिटी गार्ड्स का, उनका भी प्रॉपर व्यू यहाँ पे देखने को मिले। तो इस तरह से 3 से 4 कैमरे यहाँ पे यूज़ किए गए माउंट करने के लिए उस पूरी मशीन गन के ऊपर, उस ज़ैमयार्ड ट्रक के ऊपर। इसी के साथ एक और मुश्किलात जो थी उसका सामना करना पड़ा मोसाद को, क्योंकि अब देखिए जब फायर होगा तो मशीन गन की जो पोजीशन है वो हिलेगी, क्योंकि मशीन गन है बहुत ही हैवी लोडेड वेपन है, और उसके बाद जब वो फायर करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो आपने स्टेबल उसको किया है, फिक्स किया है, चाहे आप कितनी भी ज़ोर से तेज़ी से उसको फिक्स करेंगे, कितना भी ऐसा एक्यूरेट रखेंगे कि ये हिले ना, लेकिन वो फिर भी हिलेगी जब वो चलेगी तब। तो ये हिलना भी था यहाँ पे इसका मशीन गन का, साथ ही साथ में उसका जो मूवमेंट था वो भी चेंज होगा। और इसी के साथ फ़कीरज़ादे की ये भी देखना था कि जब वो आप ऑपरेशन कर रहे होंगे तो फ़कीरज़ादे की कार लगातार चल रही होगी, वो भी अपनी जो स्पीड है, जो अपना मूवमेंट है, अपनी पोजीशन है, उसको चेंज कर रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी इनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि जब वो कैमरा जो है वो यहाँ से जो एक सैटेलाइट के ज़रिए इमेज जो है उसको भेजेगा ऑपरेटिव के पास, उस शूटर के पास जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन से देख रहा है वो सब चीज़ें। तो जब वो वहाँ से इस सैटेलाइट तक भेजेगा, उसके बाद वो सैटेलाइट उस शूटर तक भेजेगी उस इमेज को, जो लाइव इमेज है, रियल टाइम इमेज है। तो वहाँ पे उसमें 1.6 सेकंड का जो अंतर था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और ये अंतर बहुत काफ़ी है किसी भी एक शूट को, एक फायर को मिस करने के लिए। ये बहुत ही आसानी से मिसफायर हो सकता था यहाँ पे, कि वो जो गोली चलाई जाती मशीन गन के द्वारा वो फ़कीरज़ादे को या उसकी कार को ही नहीं लगती। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था जिसको यहाँ पे देखा गया। इसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे एआई को यूज़ किया जाएगा। एक ऐसा एआई डिज़ाइन किया गया जिसने डिलेड को, जो डिले आ रहा था 1.6 सेकंड का, उसे इस तरह से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो जो डिले है उसके बाद ऑटोमेटिकली जो गन है वो पहले से ही इस डायरेक्शन में हो कि वो डिले होते होते 1.6 सेकंड के एग्जैक्ट फ़कीरज़ादे के ऊपर ही उसका टारगेट रहे। उस पॉइंट पर अगर हम फायर करते हैं 1 सेकंड में, तो 1 से 5 सेकंड के अंदर अंदर में इतनी से इतनी लोकेशन पर वो फायर होगा, और उसके बाद में वो एग्जैक्ट टारगेट को यहाँ से इस राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड तक हिट करेगा, या फिर अप हेड से लेके टो तक हिट करेगा। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था। एक एआई को डिज़ाइन किया गया कार की स्पीड को देखते हुए, जो मशीन गन है उसको वो कितना शेक करेगी उसको देखते हुए, और उन डिलेज को देखते हुए 1.6 सेकंड के। तो बहुत ही हाई टेक ऑपरेशन इसको इसलिए कहा जाता है, अगर आप देखिए तो दुनिया का अब तक का सबसे हाई टेक ऑपरेशन है ये सारी चीज़ें कर ली गई थी। लेकिन इसके बावजूद एक और परेशानी थी। ये परेशानी थी कि रियल टाइम में ये पता करना ज़रूरी था कि उस समय, क्योंकि इस मोसाद के कोई भी एजेंट ईरान में मौजूद नहीं थे, तो उन्हें ये पता करना ज़रूरी था कि जब ये फ़कीरज़ादा जो है जब ये अपनी कार से निकलेगा तो क्या वही कार चला रहा है या नहीं, उसकी वाइफ कार तो नहीं चला रही है, या फिर उसके जो बॉडीगार्ड हैं वो कार तो नहीं चला रहे हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईरान के अंदर इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी स्पाइंग की, या इतने सारे एजेंट्स नहीं थे जितने गाज़ा में उसके पास मौजूद हैं। ये ऐसा कहा जाता है एक तरह से, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता था। अच्छा, इसके अलावा अगर मोसाद ड्रोन्स का इस्तेमाल करती, वो जो जगह थी जहाँ पे शूट आउट पूरा किया गया है अबसाड में, तेहरान के पास अबसाड में, तो यहाँ पे अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है, तो ड्रोन्स को कभी भी वहाँ की जो ईरान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं वो उसको शूट कर देती हैं, और साथ ही साथ में ये ऑपरेशन जो था सीक्रेट ऑपरेशन ये भी डिस्क्लोज हो जाता, सबको पता चल जाता कि फ़कीरज़ादे का यहाँ पे असैसिनेशन का प्लान किया जा रहा था। तो ये भी नहीं कर सकते थे। इसका सॉल्यूशन निकाला गया मोसाद के द्वारा एक बहुत अच्छे आइडिया से, एक ऐसा आइडिया जिसमें एक कार को, जिस कार का हैंडल ही नहीं था, उसकी जो व्हील था, ड्राइविंग व्हील, वही उस कार में नहीं लगाया था। तो एक ऐसी डिसेबल कार थी, ख़राब गाड़ी, जिसको एक जंक्शन पर खड़ा किया गया। और उस जंक्शन पर क्यों खड़ा किया गया था, जहाँ से, क्योंकि वो जंक्शन था जो कि अबसाड को मेन हाईवे से जोड़ता था, और वहाँ से एक यू टर्न लिया जाता था सारी गाड़ियों के द्वारा। तो अब जब वो कार वहाँ पे खड़ी है साइड में, उसका हैंडल नहीं है, और वहाँ पे उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है,
वो कैमरा सारा रिकॉर्ड जो है वो सैटेलाइट को भेजेगा और सैटेलाइट से शूटर के पास में जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी कौन चला रहा है और कितनी गाड़ियाँ साथ में हैं, उस गाड़ी में जिसमें फ़कीरज़ादे आने वाला है उसमें कौन है उसके साथ। और ये यहाँ से कंफर्म हो भी गया। जो कैमरा लगा था उसने साफ तौर पर ये बता दिया था कि गाड़ी जो है वो फ़कीरज़ादे खुद चला रहा है और उसके साथ ही बाकी गाड़ियाँ पीछे हैं, उसके साथ उसकी गाड़ी में उसकी वाइफ बैठी हुई है। तो ये पूरा प्लान था जो फाइनल हो चुका था और अब सिर्फ देरी थी उस दिन की जिस दिन ये असैसिनेशन करना था। तो दिन आता है 27 नवंबर 2020 का। ये वो दिन जब ईरान का टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़कीरज़ादे हर दिनचर्या की तरह जो उसका सुबह का एक डेली रूटीन था कि वो बहुत ही सुबह जल्दी उठ जाता था, उसके बाद इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी को पढ़ता था, ये उसका डेली रूटीन हुआ करता था। लेकिन इस दिन पे उसका एक और रूटीन था, एक और उसका प्लान था। फ़कीरज़ादे का उसकी वाइफ़ सदीक़े घसेमी का, ये उसकी वाइफ़ का नाम था। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करने वाले थे इस दिन के दोपहर के समय में अपने वेकेशन होम पर जाने वाले थे। इनका वेकेशन होम हुआ करता था कैस्पियन सी के पास और उसके बाद वहाँ से ड्राइव करके जाने वाले थे अपनी कंट्री हाउस अबसाद में। अबसाद जहाँ पे तेहरान के पास ये जगह पड़ती है, ईस्ट में, ईस्ट ऑफ तेहरान में। तो वहाँ पे ये जाके आराम करने वाले थे करीबन 1 सप्ताह। ये इनका एक वीकेंड पूरा प्लान था कि ये 1 सप्ताह तक तेहरान में रुकने वाले थे। अब जब ये बात सिक्योरिटी को पता चली ईरान की, तो उन्होंने फ़कीरज़ादे से उसी दिन कहा कि आप नहीं जा सकते, आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी जान को खतरा है और ये बहुत ही हाई अलर्ट पर हम लोग चल रहे हैं इस समय पे। लेकिन फ़कीरज़ादे ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा और साथ ही साथ में तेहरान में मुझे उसी के अबसाद में क्योंकि मैं रहूँगा तो अगले दिन मुझे तेहरान में एक क्लास भी लेनी है। उसने बताया कि उसे एक यूनिवर्सिटी क्लास लेनी है जिसको मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नहीं ले सकता, मुझे वहाँ पे जाके ही बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे मेरा जाना जो है वो ज़रूरी है। एक चीज़ ये मान ली जाए कि ठीक है, अगर उसको जाना था तो उसने कह दिया फ़कीरज़ादे ने कि मुझे क्लास लेनी है इस वजह से जाना है। लेकिन इसके बाद उससे कहा गया कि आप अपनी जो आर्मर्ड कार है जिसमें बॉडीगार्ड एक होगा, आपका ड्राइवर होगा, आप पीछे बैठे होंगे, गाड़ी बुलेट प्रूफ होगी, इसमें आप जाइए। उसने ये भी मना कर दिया, उसने कहा क्योंकि मैं अपनी वाइफ़ के साथ में जा रहा हूँ और मैं वेकेशन के लिए जा रहा हूँ, छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहा हूँ 1 हफ़्ते की, तो मैं किसी के भी साथ जाना पसंद नहीं कर सकता। आप अगर चाहें तो मेरे पीछे जो गाड़ियाँ हैं उसमें बॉडीगार्ड्स को भेज सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी मैं खुद चलाऊँगा। और उसकी खुद की गाड़ी थी निस्सान की, तो निस्सान टियाना शायद उसकी कार का नाम था, सेडान कार थी। तो उसने कहा कि मैं खुद अपनी गाड़ी चलाऊँगा और मेरी वाइफ़ जो है वो मेरे पास में बैठेंगी, मेरी पास की सीट में बैठेंगी। तो उसने यहाँ पे बॉडीगार्ड को भी अपनी गाड़ी में रखने से, ले जाने से मना कर दिया। पीछे खैर जो ईरान की क्योंकि सिक्योरिटी इस तरह की है कि उन्होंने कहा कि आप कितना ही मना करें लेकिन आपके पीछे जो गाड़ियाँ हैं उनमें बॉडीगार्ड्स रहेंगे। तो 2 ऐसी गाड़ियाँ थीं जो कि पीछे बॉडीगार्ड्स की थीं और ये अपनी गाड़ी खुद से चलाने वाला था फ़कीरज़ादे। दोपहर का समय आता है, फ़कीरज़ादे अपनी वाइफ़ के साथ में अपनी निस्सान टियाना सेडान कार में यहाँ से अपने घर से रवाना होता है। वाइफ़ पैसेंजर सीट पे पास में बैठी हुई थी और इसके बाद जब ये जो कैप्सियन सी था, कैप्सियन कोस्ट था, वहाँ से होकर अबसाट की तरफ जाने वाले थे। यानी अपने जो वेकेशन होम था इनका कैस्पियन सी, वहाँ से होकर अबसाट में अब जाने वाले थे। तो रुस्तम कला रोड पर ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी चेक एक बार हुआ। सिक्योरिटी ने पूरा आगे जाके पहले पूरा रूट देखा, उसके बाद में वापस आई और फिर ये कार फिर से रवाना होना शुरू हुई। मतलब आप देखिए कितनी प्रॉपर सिक्योरिटी थी इस दिन भी, जब ये पूरा ऑपरेशन किया गया, असैसिनेशन किया गया है। तो ये सारी जो गाड़ियाँ थीं, ये आगे चलना शुरू हुई। सबसे पहले एक सिक्योरिटी की गाड़ी थी जिसमें बॉडीगार्ड्स थे, उसके पीछे खुद फ़कीरज़ादे की कार थी जो वो खुद से चला रहा था और इसके पीछे 2 और गाड़ियाँ थीं जिनमें बाकी बॉडीगार्ड्स बैठे थे। तो टोटल कुल मिलाकर 15 से 20 बॉडीगार्ड मौजूद थे और 3 सिक्योरिटी कारें मौजूद थीं और उसके अलावा एक फ़कीरज़ादे की कार थी। ईरान के जो एजेंट्स थे, उन्हें पता था कि मोसाद जो है ये कुछ ना कुछ कर सकता है, तो इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी अपनी बहुत ही तंदुरुस्त रखी थी, चुस्त रखी थी। लेकिन मोसाद ने अपना पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था और ये प्लान कुछ इस तरह का था कि वो जो एरिया था जहाँ पे अबसाट के लिए जो मेन हाईवे से कनेक्ट करता है उसको, अबसाट को, वहाँ से इन लोगों को निकलना था और वहीं पर मोसाड ने अपना एक नीले रंग का निसान जैमयार्ड पिकअप ट्रक, वही पिकअप ट्रक जिसके ऊपर उसको ढका हुआ था काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें छोटी सी एक नली निकल रही थी एक मशीन गन की और जो मशीन गन कैमरे के साथ में फिटेड थी, उस पर रोबोटिक मशीन गन थी जिसको एआई से डिज़ाइन किया गया था और उसी के साथ में वो सैटेलाइट से कनेक्टेड थी जिससे कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे शूटर्स जो थे वो उसको ईजिली हैंडल कर सकते थे बिना उसे हाथ लगाए, एक कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए। तो ये पिकअप ट्रक जो था फुली लोडेड आर्म पिकअप ट्रक इसको कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे मौजूद था अबसाट के उस मेन हाईवे पर। 1 बजे के करीबन मोसाद की टीम को ये पता चलता है कि फ़कीरज़ादे अपनी वाइफ के साथ, अपने गार्ड्स के साथ में यहाँ से निकल चुका है
और उसका जो पूरा कॉन्वॉय है, जो उसका काफिला है, वो अब अबसाट तक पहुंचने वाला है। तो ये जैसे ही इन्हें पता चलता है तो शूटर्स जो थे वो उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1600 किलोमीटर दूर बैठकर पूरी तरह नज़रें गड़ाकर बैठ चुके थे कि कब ये आए और कब अपना काम किया जाए, यहाँ पे कब उसे शूट किया जाए। करीबन 3:30 बजे की बात बताई जाती है, यानी कि 1 बजे से 2.5 घंटा बीत गया। 3:30 बजे की ये बात बताई जाती है जब वो यू टर्न आया जहाँ पर ये एक कार को खड़ा किया गया था, डिसेबल कार को, ये देखने के लिए, उसमें ये कैमरा फिटेड था, ये देखने के लिए कि गाड़ी कौन चला रहा है, कौन उसके साथ में बैठा है फ़कीरज़ादे के। तो ये सब देखा गया। इसके बाद जब ये अपने उस जगह पे पहुंचने वाला था, उस हाईवे पर एकदम आ चुका था, तो वहाँ पे इनका काफ़िला रुकता है। ये जगह बताई जाती है इमाम खुमैनी बोलीवार्ड। तो यहाँ पे ये जगह पे काफ़िला जब रुका तो एक गाड़ी जो थी, जो फ़कीरज़ादे की कार के आगे चल रही थी सिक्योरिटी गार्ड्स की, उस गाड़ी ने पूरे काफ़िले को रोक कर स्लो डाउन करके एक स्पीड ब्रेकर आया, तो उसके ऊपर वो गाड़ी आगे जाती है। उसके बाद में आगे जाके पूरा रूट देखने के लिए वो बढ़ जाती है। ये गाड़ी जब पूरा रूट देखने के लिए आगे का, क्योंकि अब इनका जो वेकेशन होम था वो आने वाला था, जहाँ पे अपना पूरा 1 हफ्ता बिताने वाले थे, जाके जब वो गाड़ी उसका पूरा मुआयना करके वापस आ रही थी, बीच में एक जो सड़क पर चलते हुए जो कुत्ते होते हैं वो आता है, एक कुत्ता बीच में, और इसी वजह से उस गाड़ी को, जो बॉडीगार्ड्स की गाड़ी थी, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। यही वो समय था, यही वो सेकंड्स थे जब उस मशीन गन से, जो कि उस ट्रक के ऊपर लोडेड थी, वहाँ से एक गोलियों का बर्स्ट होता है, वहाँ से गोलियों का एक बर्स्ट दिया जाता है। वो बर्स्ट सीधा कार को, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखिए कि जो पहली कार थी सामने वाली, जो कवर करके चल रही थी फ़कीरज़ादे की कार को, जैसे वो खुद चला रहा था, ये यहाँ से गई थी आगे मुआयना करने के लिए। वापस जब आने वाली थी तो उसका रास्ता, एक जो सड़क पे कुत्ता था उसने रोक दिया, तो वो और स्लो डाउन हो गई। यहाँ पे पहली बार ये हुआ कि मशीन गन को सामने दिख रहा था फ़कीरज़ादा, और फ़कीरज़ादे की वो कार, वो पूरी तरह से फुली एक्सपोज्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे ही ये समय मिला, ये सेकंड्स मिले, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे शूटर ने कंप्यूटर स्क्रीन का बटन दबाया, उस कर्सर को दबाया, और उसके बाद में उसके टैप करते ही मशीन गन से एक गोलियों का बर्स्ट निकलता है और सीधा फ़कीरज़ादे की कार को जाके उसके जो कांच था, जो विंडशील्ड थी, उसे तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। अब ये गोलियां फ़कीरज़ादे को लगी थी कि नहीं लगी थी, ये बात पहले फाइनल नहीं हो पाई, क्योंकि जो एक लैग आता था सैटेलाइट इमेज में, जो सीधा दिखती थी उसको जो शूटर था, तो वहाँ पे उस लैग के चलते उसे अगला फ़ोटो ये दिखा कि फ़कीरज़ादा अपनी गाड़ी का गेट खोलकर नीचे झुककर पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये इमेज दिखी, दोबारा से टैप किया गया शूटर के द्वारा हज़ारों किलोमीटर दूर से, और फिर से जो मशीन गन थी उसने एक और बर्स्ट दिया गोलियों का, और इस बार जो 3 गोलियां थीं वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में, पीठ पर फ़कीरज़ादे की लगी, और वो रोड पर धराशायी हो चुका था। ये आपको बता दें कि पहले भी जो गोलियां जो चलाई गई, इस 1 मिनट के से भी कम समय का ये पूरा ऑपरेशन बताया जाता है कि जब वो दिखा, उन्होंने गोलियां चलाई 2 बार, उसमें जितनी गोलियों का बर्स्ट निकला उसमें करीबन 15 गोलियां निकली थी। उसमें से एक गोली पहले फ़कीरज़ादा के कंधे पर लगी थी जो पहली बार में चलाई गई, उसके बाद जब वो बाहर निकला था गाड़ी से, और फिर 3 गोलियां उसकी स्पाइनल कॉर्ड को हिट करते हुए बाहर निकल गई थी उसके पेट से। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। इसके बाद ही जैसे ही गार्ड्स ने ये देखा, फ़कीरज़ादे की वाइफ ने, वसीमी ने जब ये देखा, तो ये लोग वहाँ पे सन्न रह गए थे, शॉक रह गए थे। फ़कीरज़ादा रोड पर पड़ा हुआ था, वो एक तरह से ऑन स्पॉट उसकी डेथ यहाँ पे हो चुकी थी। जो गार्ड था वो पीछे की गाड़ी से निकल कर बाहर आया, अहमद अगासी उसका नाम था। तो ये जो गार्ड था टाइकोंडो स्पेशलिस्ट था, बहुत ही पावरफुल गार्ड हुआ करता था। अगर ये सब लोग साथ में होते तो हो सकता है फ़कीरज़ादा नहीं मारा जाता। अगर वो उसकी गाड़ी में होते, ये लोग गाड़ी चला रहे होते, हो सकता है वो बच सकता था अगर पीछे की सीट पर बैठा होता, लेकिन उसकी कुछ ऐसी ज़िद थी, उसने जो सिक्योरिटी को अपनी नज़रअंदाज किया, कि कहते हैं कि जब मौत आनी होती है तो आ जाती है, आप पता नहीं चलता। और यही चीज़ शायद फ़कीरज़ादे के साथ में भी हुई यहाँ पे, कि जब उसने सारी सिक्योरिटी को नकारा, इग्नोर किया, तो अंजाम आपके सामने है क्या हुआ। खैर, जो बॉडीगार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, पीछे की गाड़ी से जो आया अपनी राइफ़ल को लेके, उसने जब देखा तो वो सन्न रह गया। उसने, क्योंकि आसपास कोई उसे एक शख्स नहीं दिख रहा था, उसे आसपास आदमी एक भी नहीं दिखा, इंसान एक भी नहीं दिखा। और अचानक से जब ये जो वाइफ़ थी फ़कीरज़ादे की, जब वो बाहर आई, तो फ़कीरज़ादे ने उनसे जो आखिरी शब्द कहे थे वो ये थे कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो खैर वो वहाँ से गई नहीं, लेकिन इसके साथ ही फ़कीरज़ादे की यहाँ पे मौत हो चुकी थी। और देखते ही देखते जब ये गार्ड सारे बाहर आके कवर कर चुके थे उस बॉडी को, फ़कीरज़ादे जो उसके
जीवन के अंतिम कुछ पल थे, अचानक से ये जो ट्रक था ये ब्लास्ट हो जाता है। वो नीले रंग का ज़ैमयार्ड ट्रक जिसके ऊपर वो मशीन गन थी, वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है और ये कोई अपने आप नहीं हुआ था, ये किया गया था। क्योंकि आपको बता दें कि इस ट्रक में मोसाद ने कोई एविडेंस ना मिले, कोई सबूत ना मिले, इसकी वजह से काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव आरडीएक्स इसमें पहले से ही तैनात करके रखा था, भर के रखा था, जिससे कि जैसे ही ये किलिंग की जाए, शूट किया जाए, कोई भी एविडेंस ना मिले, इसकी वजह से इस ट्रक को उड़ा दिया जाएगा, मशीन गन को ख़त्म कर दिया जाएगा, उस रोबोट को ख़त्म कर दिया जाएगा, एआई सिस्टम पूरा तहस नहस कर दिया जाएगा। अचानक से ब्लास्ट होता है, कोई भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर ये हुआ क्या, कोई आदमी नहीं दिख रहा था कहीं भी, लेकिन इसराइल जो था, मोसाड जो था, वो अपना काम कर चुका था। तो उस मशीन गन की आप एक्यूरेसी देखिए कि इंचेस की ही दूरी पर फ़कीरज़ादे से उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी, लेकिन एक भी गोली उसकी वाइफ को नहीं लगी। सारी गोलियां जो भी चलाई गई वो सिर्फ फ़कीरज़ादे को लगी, और वो भी तब जब ये पूरा ऑपरेशन इस तरह से किया जा रहा था कि कोई भी आदमी सामने से शूट नहीं कर रहा था, एक मशीन गन थी जिसको कंप्यूटर से ऑपरेट किया गया था। इतनी एक्यूरेसी थी इस पूरे सॉफ्टवेयर की, उस एआई की। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये पूरा एआई के बेस पर किया गया है, क्योंकि अगर एआई को डिज़ाइन करके यहाँ पे नहीं लगाया जाता तो बंदूक भी शेक करती, वो भी हिलती, अपनी पोजीशन चेंज करती, गाड़ियाँ लगातार मूव कर रही थी, उसमें भी दिक्कत आती है। उसके बाद में जो सैटेलाइट इमेज 1.6 सेकेंड डिले पे जो जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी वजह से आराम से ये मिसफायर हो सकता था और ये असैसिनेशन कभी होता ही नहीं। लेकिन एआई को जिस तरह से डिज़ाइन करके उसे लगाया गया यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना घातक है ये एआई, जो आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। और यहाँ तक कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट, काफ़ी सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंस, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा था, उनकी मृत्यु से पहले भी ये वो कह के गए थे। उन्होंने कहा कि एआई को मिलिट्री यूज़ के लिए बैन कर देना चाहिए। एआई को अगर आपने मिलिट्री यूज़ किया तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इंसान सोच नहीं सकता कि वो क्या क्या कर सकता है और वो कितना घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये चीज़ खैर वो भी कह के गए थे। खैर इस ऑपरेशन के बाद में पहले तो ईरान को पता ही नहीं चला था कि आखिर मारा किसने। काफ़ी सारी न्यूज़ उठी, काफ़ी सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिख दिए, सोर्सेज़ ने कब कुछ अलग-अलग जानकारियाँ देना शुरू की कि आसपास के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक धमाका हुआ, गोलियों की आवाज़ सुनी, कुछ लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे, उन्होंने अटैक किया है। कुछ लड़के भेजे गए मोसाद के द्वारा, कुछ एजेंट्स भेजे गए, उन्होंने यहाँ पे दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, उसके बीच में यहाँ पे मार गिराया गया, मार दिया गया फ़कीज़ादे को। लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ जब इस तरह की आई तो बाद में ईरान ने खुद, ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया, खुद आके सामने बताया कि ये एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से किया गया है मोसाड के द्वारा। एक इंटेलिजेंट सैटेलाइट सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है, एआई को यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ में ये मोसाड के लिए अगर देखा जाए तो मोसाड का पहला हाईटेक ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने एक एआई, एक ऐसा शार्प शूटर बना लिया था जो कोई इंसान नहीं था, वो एक एआई था, एक रोबोट था। और इस शार्प शूटर का ये कमाल था कि वो सैटेलाइट के ज़रिए टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और 1 मिनट के अंदर 600 से ज़्यादा राउंड फायर कर सकता है। तो ये उस मशीन गन की खासियत है, इस एआई की, इस रोबोट की। सुनने में काफ़ी भयानक लगता है, क्योंकि जब वॉर्स में, जब जंग में आप आगे जाके कई सालों बाद देखेंगे कि सैनिकों की जगहों पर एआई खड़े हुए हैं, एआई रोबोट्स हैं, तो जितना जान माल का नुकसान इस समय पर होता है किसी भी जंग में, जंग तो कभी भी किसी देश के लिए सही नहीं होती है, देश की इकोनॉमी ख़राब होती है, लोगों के ऊपर सदियों सदियों तक सदमा जो है वो लगा रहता है, ट्रॉमास होते हैं वॉर के। लेकिन जब आगे जाके एआई का यूज़ किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि जान माल की हानि कितनी होगी, क्योंकि ये इंसान की कल्पना से पूरी तरह से परे है। तो खैर ये जो ऑपरेशन था पूरा ओवरऑल, अगर इसका एक ब्रीफ देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि फ़कीरज़ादे की एक तरह से जो इग्नोरेंस उनका रहा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, उन्होंने डिसरिगार्ड किया अपनी सिक्योरिटी को, जो थ्रेट्स थे उनके ऊपर उनको, कि हाँ कोई भी अगर थ्रेट आता है तो आने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एटीट्यूड होता है ये गलत था बिल्कुल उनका। सक्सेसफुल इसलिए रहा कि मोसाड की जो प्लानिंग थी वो एक्सटेंसिव थी, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग थी, जैसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो मोसाड की प्लानिंग की वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। और साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का, ईरान की जो एजेंसी थी, उनका सिक्योरिटी फेलियर भी ये रहा। सिक्योरिटी फेलियर इस तरह से रहा कि उन्होंने पूरा भरसक प्रयास तो किया फ़कीरज़ादे को बचाने के लिए,
लेकिन ये जो खबरें हैं कि फ़कीरज़ादा इस समय पर अपने घर से निकल रहा है, इसके साथ ही उसके साथ में आज वो अ, बुलेट प्रूफ कार से नहीं जा रहा है। काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसे आई बाद में कि ईरान की खुद रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर भी मोसाद के एजेंट्स पाए गए थे, मौजूद थे, और वहाँ से वो सारी खबरें जो थी वो जा रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो सिक्योरिटी लैप्स है, वो मोसाद की जो वो माफ़ कीजिएगा ईरान की तरफ से भी रहा। दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो, पूरा एक तरह से क्या कहा जाए इसको, जो ये जो ऑपरेशन हुआ था इसको अब तक का खुफिया इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, सबसे ज़्यादा हाईटेक ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये आज हमने सोचा आपको एक कहानी सुनाई जाए फ़कीरज़ादे के असैसिनेशन की। ईरान का टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट 1600 किलोमीटर दूर से उसे मार दिया गया मोसाद के द्वारा। और मोसाद के बारे में सभी जानते हैं कि वन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमी कंट्रीज़, और इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने काफ़ी सारे बड़े ऑपरेशंस ऐसे किए हैं जिसमें अपने जो दुश्मन उसके देश हैं उसके अंदर घुसकर हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर भी महज कुछ ही मिनटों के अंदर वो लोग ऑपरेशन करके वापस अपने देश में आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन, आज आपको इसकी कहानी सुनाई। कोई और जानकारी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आपके जो भी एपिसोड्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उन पर भी एपिसोड लेकर आया जाएगा, वीडियो लेकर आई जाएगी। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।